हमेशा अपने साथी को साथ लेकर चलता है। वो हमेशा अपनी टीम की मदद करता है। अपनी टीम के किसी भी साथी को अकेला नहीं छोड़ता। यही बात मुझे मेरे मास्टर 10वां सवालकारा सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ देखते हुए बड़े ही सीरियस आवाज में कहता है। ये जो 10वां सवाल होने वाला है, ये पहले वाले सवालों से काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इतना मुश्किल कि 1% से कम चांस है कि तुम सब इसका जवाब दे पाओ। लेकिन इससे पहले तुम सवाल सुनो, उससे पहले मेरी एक बात सुनो। जो भी पार्टिसिपेंट इस सवाल का गलत जवाब देगा, तो वो हमेशा के लिए एक योद्धा बनने का सपना खो देगा। मतलब कि वो कभी दोबारा इस परीक्षा को नहीं दे सकता और हमेशा ऐसे एक साइकिन बनकर ही रह जाएगा। लेकिन अगर कोई इस समय अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो इन सब सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तो वो यहाँ से जा सकता है। ऐसा करने से वो और उसकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, लेकिन वो अगले साल दोबारा इस एग्जाम को दे सकता है। तो अब सोचना तुम्हें है कि कैसे तुम अच्छा फैसला ले खुद को बचाते हो। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर तुमने सवाल का गलत जवाब दिया तो तुम सब हमेशा के लिए एक साइकिन बनकर रह जाओगे। कारा की यह बात सुन सभी पार्टिसिपेंट्स के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी थी। तभी कुछ पार्टिसिपेंट्स खड़े जोते हैं और कहते हैं, हम इस एग्जाम को क्विट करते हैं, और इसी के साथ वो अपने टीममेट्स के साथ वहां से चले जाते हैं। एक एक कर सभी स्टूडेंट्स वहां से जाने लगे थे। वहीं अर्जुन यह देखकर घबराते हुए खुद से कहता है, अगर मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया, यूं मैं हमेशा के लिए एक साइकिन बनकर रह जाऊंगा और फिर मैं कभी भी लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाऊंगा और ना ही कभी महेश का चीफ बन पाऊंगा। मुझे क्विट कर देना चाहिए। लेकिन अगले ही पल वो सोचते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे ऐसा करने से मेरी टीम के बाकी मेंबर्स भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जिन्होंने इस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत की है। वो अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं? वहीं सामने कारा और ज्यादा प्रेशर डालते हुए कहता है, इस समय तुम्हें खुद को आगे रखकर सोचने की जरूरत है। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मत सोचो तुम्हारे टीममेट्स क्या कहेंगे। तुम बस वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। वहीं अर्जुन से थोड़ा पीछे बैठी साक्षी अर्जुन को देखती है और खुद से कहती है, अर्जुन को देख कर ही लग रहा है कि उसे कुछ नहीं आता, और मैं ये अच्छे से जानती हूं कि यह 10वें सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन यह बुद्धू खटेदा क्यों नहीं हो रहा? क्या इसे समझ नहीं आई कि अगर यह सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तो यह हमेशा के लिए एक शकीन बनकर रह जाएगा। वो मन ही मन खुद से कहती है, अर्जुन खड़े हो जाओ, हमारे बारे में मत सोचो। हम अगले साल फिर से एग्जाम दे देंगे। लेकिन तुम अगर जवाब नहीं दे पाए, तो तुम्हारा वो सपना खत्म हो जाएगा जिसे टीम हमेशा से पाना चाहते हो। तुम हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका और समीर भी अर्जुन की तरफ एक तक नजरें लगाए देखकर मन में कह रहे थे, अर्जुन खड़े हो जाओ, तुम्हें हमारे लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहीं मोहन अर्जुन को देखते हुए कहता है, ये लूजर को मास्टर कारा की बात समझ नहीं आ रही क्या? इसे जल्दी से खड़े होना चाहिए। ऐसे तो यह हमेशा एक साइकिन बन के ही रह जाएगा। अर्जुन जल्दी से खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं खड़े हो जाऊंगा। वहीं साक्षी अर्जुन को कोई रिएक्शन ना करता देख खुद से कहती है, अर्जुन, मैं तुम्हें ऐस नहीं करने दूंगी। हमारे लिए तुम्हें अपने सपने दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी खड़े होकर अपनी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। यह कहकर साक्षी खड़े होने ही लगी थी कि तभी वो देखती है कि अर्जुन कपकपाते हुए खड़े होता है। अर्जुन को खडीडा देख कारा कहता है, तो तुम भी यहां से जा रहे हो? कारा की बात सुन अर्जुन कहता है, ऐसा सोचना भी मत, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए खड़े हुआ हूं कि आपको ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। एक सच्चा योद्धा कभी भी अपने साथियों को पीछे नहीं छोड़ हंसता है। और अगर आज मैं यहां से सिर्फ इस डर से बाहर चला जाऊंगा कि मुझे डर है कि मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं कभी योद्धा बन भी पाऊंगा। एक योद्धा सिद्धार्थ ने ट्रेनिंग के पहले दिन सिखाई थी। अर्जुन की बात सुन कारा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वो आगे कहता है, लेकिन यह तो बेवकूफ़ी ही होगी कि अगर कोई इंसान दिए गए टास्क को पूरा करने के बजाय अपने उस साथी को बचाए जो कि इस समय उन पर बोझ है। कारा की बात सुन अर्जुन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर कोई योद्धा अपने साथी को बचाने के लिए मिशन माए आगे नहीं बढ़ाता, तो माना कि वो घटिया और बेकार योद्धा है।
लेकिन अगर कोई योद्धा अपने साथी को छोड़ डीडीएच आगे चले जाए, वो तो ज्यादा घटिया है। तो ऐसे मैं घटिया बनना पसंद करूंगा, ज्यादा घटिया नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे उकसाने पर भी यहां से नहीं जाने वाला, यह कहकर अर्जुन अपनी जगह पर बैठ जाता है। अर्जुन की बात सुन टीम 9 और बाकी टीम्स के मेंबर्स हैरान थे। अब तो जो वो 10वें सवाल से डरे हुए थे, अचानक ही उनमें एक नया जोश भर गया था। अब कोई भी वहां से जाने को तैयार नहीं था। वहीं साक्षी अर्जुन को देखते हुए कहती है, अर्जुन, मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती थी। वहीं मोहन, समीर और अवंतिका भी अर्जुन की बात सुन काफी खुश थे। दूसरी तरफ रागिनी बस एक तक अर्जुन को देखे जा रही थी। वो मन ही मन में खुद से कहती है, अर्जुन, तुम बेस्ट हो। तुम खुद को ही नहीं, अपने आसपास वालों में भी एक नया जोश भर देते हो। तुम्हें देख कौन कह सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। तभी सामने से कारा की आवाज आती है, तो अब कोई यहां से नहीं जाने वाला, तो मैं तुम्हें 10वां सवाल बताने वाला हूं। सब ध्यान से सुनना। कारा थोड़ा रुकता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सब रिरे एग्जाम में पास हो गए हो। कारा की यह बात सुन सबके चेहरे पर एक हैरानी थी। साक्षी खड़े होते हुए कहती है, लेकिन आपने 10वां सवाल पूछा ही नहीं। साक्षी की बात सुन कारा कहता है, तुम्हें डरा कर जहां से भेजना ही 10वां सवाल था, और जो तुमने खुद का ना सोच अपनी टीम के बारे में सोचा, यही उस सवाल का जवाब था। बाकी सब सवाल तो बस तुम्हारे दिमाग को इस डौ माए डालने के लिए था कि तुम एहसास कर सको कि 10वां सवाल इससे काफी मुश्किल होने वाला है। इस सवाल से पता चलता है कि रखा योद्धा मुसीबत में क्या अपने दिमाग से सही फैसला सोच अपने साथी की रक्षा करेगा या फिर डर कर भाग जाएगा। जो इस एग्जाम से चले गए हैं वो इस एग्जाम में फेल हो चुके हैं, और जो यहाँ रुके हैं वो पास हो गए हैं। तो अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। अभी कारा ने यह कहा ही था कि तभी वहां एक एक और योद्धा आती है। वो कारा की तरफ देखते हुए कहती है, मैं सही समय पर आई ना। उस योद्धा की बात सुन कारा मुंह बनाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत गलत समय पर आई हो। जल्दी अपना काम करो। वो योद्धा बच्चे हुए पार्टिसिपेंट्स की तरफ देखती है और कहती है, तो जैसा कि एग्जाम का पहला स्टेज खत्म हो चुका है, तो तुम सबका दूसरा स्टेज की इंचार्ज मैं हूं। मेरा नाम है अनु। तो तुम सब मुझे शहर के बाहर, मुझे जंगल कर बाहर मिलो। यह कहकर अनु वहां से चल रहा जाती है। अनु के जाते ही सब बचे हुए पार्टिसिपेंट्स वहां से बाहर चल रहा जाते हैं। दूसरी तरफ कारा सभी के आंसर शीट उठाने लगता है। तभी उसके हाथ में अर्जुन की शीट आती है। उसे देख वो हैरानी सर कहता है, इसने तो रखा भी सवाल का जवाब नहीं लिखा, लेकिन फिर भी सिर्फ अपने टीममेट्स के लिए यह आखिरी सवाल का जवाब देने को तैयार था। कुछ तो खास है इस लड्डे डडेज के अर्जुन में। स्टेज 2 की शुरुआत पहले स्टेज के बाद बचे हुए सभी पार्टिसिपेंट्स महेश के बाहर के जंगल में आ चुके थे। साक्षी अर्जुन के पास आती है और उसके फिर पर एक गुस्सा मारते हुए कहती है, अर्जुन, तुम समझते क्या हो खुद को। साक्षी के इस एक्शन से हैरान होते हुए अर्जुन कहता है, लेकिन मैंने किया क्या? तुमने मुझे क्यों मारा? अर्जुन की बात सुन साक्षी गुस्से में कहती है, तुम एग्जाम के दौरान खड़े क्यों नहीं हुए थे? मैं जानती थी कि तुमने कोई भी सवाल नहीं लिखा है, और तुम्हें भी पता था कि तुम 10वें सवाल का जवाब भी नहीं दे पाओगे। फिर भी तुम खड़े नहीं हुए। तुम्हें पता था कि मास्टर कारा ने कहा था कि जो सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो वो योद्धा नहीं बन पाएगा। फिर भी तुमने रिस्क क्यों लिया? ये सब कहते हुए साक्षी की आंखें ढोधी नम थीं। साक्षी को परेशान देख अर्जुन भी परेशान हो गया था। वो कुछ सोचता है और अगले ही पल अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहता है, साक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे यकीन था कि मैं 10वें सवाल का जवाब दे दूंगा। वैसे भी सब ठीक हो गया, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को यह सब कहता देख साक्षी मन ही मन कहती है, देखना, अब झूठ कैसे बोल रहा है। इसे तो झूठ भी ढंग से नहीं बोलना आता। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे, स्विंगल तभी उन्हें एक आवाज आती है, सभी पार्टिसिपेंट्स यहां आ जाओ। आवाज सुन अर्जुन कहता है, ये आवाज तो मास्टर अनु की है, वो हमें बुला रही है। और फिर वो उस तरफ चल पड़ी खींचता है। सभी पार्टिसिपेंट्स अनु के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और उसकी बात सुनने लगते हैं। अनु उन सब की तरफ देखते हुए कहती है, तो जैसे कि तुम सब पहला स्टेज पार आकर गए हो, और मुझे देखकर लग रहा है इस बार काफी पार्टिसिपेंट्स ने पहला स्टेज पार कर लिया है। लगता है इस बार का पहला स्टेज आसान था,
लेकिन स्टेज 2 को ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। ये स्टेज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इतना मुश्किल कि मैं उससे पहले तुम सबसे इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना चाहूंगी। अनु अपने हाथ में पकड़ डटी एक फॉर्म को सबको दिखाते हुए कहती है। अनु की बात सुन अर्जुन कहता है, यह कॉन्ट्रैक्ट किस लिए? अर्जुन की बात सुन अनु अर्जुन के नजदीक आती है और डरावना सा चेहरा बना के एक डरावनी आवाज में कहती है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि इस स्टेज के बाद कौन कौन जिंदा बचने वाला है, और किसी के भी मरने की जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाली। तो तुम सबको यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि एग्जाम के दौरान होने वाले किसी भी हादसे के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अनु की बात सुन अर्जुन और बाकी सब काफी डर जाते हैं और उनके चेहरे पर वो डर नजर आने लगता है। अर्जुन डरती हुई आवाज में कहता है, मास्टर, ऐसा क्या है इन जंगलों में और इस स्टेज में, हमें करना क्या है? अर्जुन की बात सुन अनु अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहती है, इस स्टेज में तुम्हें इस जंगल में 5 दिन सरवाइव करने हैं। इसी के साथ इसमें कई तरह की स्पिरिट से भी तुम्हारा सामना होने वाला है, लेकिन वो स्पिरिट पहली श्रेणी से लेकर चौथी या 5वीं श्रेणी तक होंगी। इसका मतलब यह है कि तुम सबकी एक गलती तुम्हें मरवा सकती है। और सरवाइव करने के साथ साथ तुम्हें मेरे हेडक्वार्टर में जाना है, जो कि इस जंगल के पिच में है, यहां से करीब 20 किलोमीटर। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। अगर इतना आसान हुआ तो मजा ही कैसा। तुम सबको एक स्क्रोल दिया जाएगा। तुम्हें इस स्क्रॉल को सही सलामत उस हेडक्वार्टर तक पहुंचना है, लेकिन साथ ही मैं तुम्हें एक बात का और ख्याल रखना है कि दूसरी टीम तुमसे यह स्क्रोल छीन ना ले। असल में तुम्हें 2 स्क्रोल के साथ हेडक्वार्टर पहुंचना है, और शुरू में तुम्हें के ही स्क्रोल दिया जाएगा। इसका मतलब है दूसरा तुम्हें किसी दूसरी टीम से लेना है। दरअसल इस स्टेज में 2 तरह के स्क्रोल हैं, अर्थ और हेवन स्क्रॉल। हर एक टीम को एक एक तरह का स्क्रॉल दिया जाएगा और उसे दूसरा स्क्रॉल किसी दूसरी टीम सर हसील करना है। हेडक्वार्टर पहुंचने पर हर टीम के पास एक अर्थ स्क्रॉल और एक हेवन स्क्रॉल होना ही चाहिए। और जैसा कि इस समय इस स्टेज में कुल टीम्स 16 है, तो इसका मतलब है कि अगले स्टेज में कम से कम 8 या उससे भी कम टीम्स जा पाएंगी। तो तुम लोग समझ सकते हो यह मिटना टफ होने वाला है। स्टेज शुरू करने से पहले वहां पीछे बने शेड में एक एक कर रीम जाओ और अपने स्क्रोल ले लो, और फिर इस जंगल के चारों बनी एंट्री पर खड़े हो जाओ। कुछ देर बाद सभी टीम अपनी अपनी एंट्री वाली जगह पर पहुंच गई थी। सभी बस गेट स्टेज 2 शुरू जोन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें शुरू करने का आर्डर मिलता है तो सभी तेजी से जंगल के अंदर चले जाते हैं। टीम 8, 9, 20 के मेंबर्स तेजी से आगे बरच रहे थे। वहीं बरूसली की टीम भी आगे बरच रही थी। उसके अलावा तराक्ष की टीम भी काफी तेजी से बरच रही थी। जंगल के काफी अंदर आने पर टीम 9 रुकती है। मोहन आसपास देखते हुए कहता है, हम जंगल में काफी अंदर आ चुके हैं, अब हमें आगे ध्यान से जाना चाहिए। बाकी सब टीम्स भी अंदर आ चुकी होंगी, तो देखा जाए हमारी टीम किसी ना किसी तरीके से थोड़ी कमजोर है। ऐसे मान कर वो सब हमारी टीम और टीम 8 और टीम 20 पर वार करने की कोशिश करेंगे। बाकियों का हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें खुद को किसी भी हाल में बचाना होगा। बात सुन समीर कहता है, मुझे कुछ काम है। और फिर अपने हाथ की इस बसे छोटी उंगली दिखा वो जंगल में झादियों के पीछे चले जाता है और बाकी सब उसका इंतजार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम 20 व्योम अपनी टीम मेंबर्स से कहता है, हम चाहे जो भी करें, लेकिन हम कभी भी बाकी सबको नहीं हरा सकते। वो सब हमसे स्ट्रांग है। व्योम की बात सुन नेहा कहती है, इसका मतलब हम उन्हें नहीं हरा सकते। नेहा की बात का जवाब देते हुए व्योम कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरा प्लान कुछ और है। इस समय सबको पता है कि इस स्टेज में 3 ऐसी टीम भी है जो कमजोर है, और उसमें से एक टीम हमारी है। ऐसे में हमें ज्यादा आगे ना बराज यही रुकना चाहिए। पेड़ों में छुपते हुए और बिना कोई सुराख छोड़े हमें आगे बढ़ना होगा, और हमारे ऐसा करने से हम थकेंगे नहीं। और वहीं जो टीम तेजी से आगे बराज रही है वो थक जाएंगी, पर फिर हमारे पास चांस है कि हम उन्हें हरा दें और उनसे वो सक्रोल ले लें। व्योम की बात सुन सचिन कहता है, काफी बढ़िया प्लान है, पर यह काम करेगा? तभी हाथ में पकड़े चिप्स के पैकेट से चिप्स खाते हुए मोटा यश पिच में बोलता है, तुम्हारा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे व्योम पर भरोसा है, उसका प्लान काम करेगा। तुम सब बस व्योम पर भरोसा करो, फिर देखो क्या होता है। वहीं टीम 8 तेजी से आगे बढ़च रही थी।
अर्णव अपने टीम मेंबर्स से कहता है, इस सुरविवाल टेस्ट में हमारी टीम कमजोर है, लेकिन हमारी टीम के पास जो एबिलिटी है वो काफी अच्छी है। अवनी, तुम अपनी एक्सरे साइट से हम आगे का रास्ता और खतरा दिखाओ। ऋषभ, तुम्हारी एबिलिटी से हम कुछ स्पिरिट पर अपना कंट्रोल पा सकते हैं और जरूरत पड़ी खींचने पर उन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वहीं पंकज, तुम्हारे इंसेक्ट हमें खतरे से लड़ने मैं और रास्ता भटक जाने पर एक दूसरे को ढूंढने में मदद करेंगे। और रागिनी, तुम्हारी खास आंखें क्रिस्टल इरिस, जिनसे तुम किसी का भी चक्र देख सकते हो, तो तुम हमें बता सकती जो कि आसपास कोई ताकतवर दुश्मन या स्प्रिट तो नहीं है। अर्णव ने इतना कहा ही था कि तभी अवनी कहती है, मुझे वहां लेफ्ट साइड पर मुझे करीब 10 लोग नजर आ रहे हैं। अवनी की बात सुन रागिनी कहती है, और मैं उनके चक्र को देख पा रही हूं, तो मुझे दिख रहा है कि वो बहुत स्ट्रांग है। रागिनी की यह बात सुन सबके चेहरे पर परेशानी आ गई थी। कौन करने वाला है महेश पर हमला? अर्णव रागिनी की बात सुन कहता है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है वहां कोई दो टीम आपस में लड्डी टेच रही होंगी। अगर ऐसा हुआ तो जितने वाली टीम कमजोर हो चुकी होगी और इस चीज का फायदा उठा हम उनसे सक्रोल ले लेंगे। क्या तुम सब मेरे प्लान से सहमत हो? कुछ सोचते हुए टीम 8 के सभी मेंबर्स इसके लिए हाँ कर देते हैं। छुपते छुपाते वो सब वहां पहुंचते हैं। यह उन्हें 10 लोगों के होने का एहसास हुआ था। वो सब एक पेडिज के पीछे से सामने देखते हैं। सच में 10 लोग खड़े थे और वो सब दो अलग अलग टीम के थे। उनमें से एक टीम धराक्ष की थी। धराक्ष सामने वाली टीम की तरफ देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहता है, तुम मुझे अपना वो स्क्रॉल दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। धराक्ष की बात सुन सामने खड़ेदा लंबा लड़ियागा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अगर मैं ना दूं तो फिर? अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी वो खुद को बेलों में लिपटा पाता है। अगले ही पल वो बेल उसे पूरी तरह से झकड्डारच लेती है और कुछ ही पल में वो वहीं मर जाता है। उसके मरते ही धराक्ष उसकी टीम के बाकी मेंबर्स की तरफ कातिल निगाहों देखता है। खुद को ऐसा घूरता पाकर वो सभी योद्धा डौ जाते हैं। वो जल्दी से अपना स्क्रॉल धराक्ष को देते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। धराक्ष उस स्क्रॉल को लेता है और वहां से चले जाता है। वहीं टीम 8 अपने सामने के इस मंजर को देख हैरान थे। अर्णव डर का एक गुंट अंदर भरता है और कहता है, हमें 5 दिन तक कुछ भी हो जाए लेकिन इस टीम के सामने नहीं आना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी मौत पक्की है। वहीं दूसरी तरफ टीम 20, व्योम अपनी टीम के साथ जंगल में बैठा हुआ था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन वो झादियों से बाहर देखता है। बाहर थोड़ी दूर दो टीम्स खड़ी हुई थी। उन टीम्स को देख व्योम खुद से कहता है, ये टीम्स आपस में इतनी शांति से बात क्यों कर रही है? ये टीम्स अपोनेंट है। मुझे कुछ गड़ी डी डीडीएच लग रही है। मुझे पता लगाना होगा। कुछ सोचते हुए वो अंकिता को अपने पास बुलाता है। हाँ कहो व्योम, कुछ काम है तुम्हें? घुटनों पर चलते हुए अंकिता व्योम के पास आते हुए कहती है। उसके जवाब मैं व्योम कहता है, हाँ अंकिता, मुझे तुम्हारे सोल ट्रांसफर स्किल की जरूरत है। वो देखो, सामने वो दो टीम्स कब से आपस में कुछ बात कर रही है। तुम उस पीछे खड़े मेंबर माए अपनी सोल को ट्रांसफर करो और जानने की कोशिश करो कि वो सब क्या बात कर रहे हैं। व्योम की बात सुन अंकित ऐसा ही करती है। सामने उस लार्ड डिडियत के की तरफ देखते हुए कहती है, सोल ट्रांसफर। इसी के साथ वो जमीन पर गिर जाती है। वहीं उसकी सोल सामने खड़े उस आदमी फंगे चले जाती है। अंकिता उन सब की बातें सुनने लगती है। सबसे आगे खडीडा, एक 20 साल का लड्डीगेज का, जो कि एक टीम का लीडर लग रहा था, वो कहता है, इस वार के तुरंत बाद हमें महेश पर हमला करना है, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तभी सामने खदरीदा एक लड्डीगेज का कहता है, जरा धीरे से बोलो, आजकल तो पेड़ भी सुन लेते हैं। ऐसे में अगर किसी को पता चल गया तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। हम किसी को पता चलने नहीं दे सकते अपना प्लान। क्यों, सही कहा ना अजय? अजय उसकी का नाम था जिसमें अंकिता ने अपनी सोल ट्रांसफर की थी। अजय को जवाब न देता देख वो लड्डैक्का अजय से दोबारा कहता है, अजय मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इस बार अंकिता को समझ आ जाता है कि वो आदमी उससे बात कर रहा है। उसका जवाब देते हुए अंकिता थोड़ा आहिस्ता सा रिएक्शन देते हुए कहती है, हाँ, हाँ सही कहा तुमने। अजय के अजीब व्यवहार को देख उस लड्डी डेदके को कुछ अजीब लगता है। वो गुस्से में कहता है, कुछ तो अजीब है। अगले ही पल वो अपना खंजर निकाल अजय के सिर पर मारता है, लेकिन वो वार
अजय को लग पाता उससे पहले ही अंकिता उसकी बॉडी से निकल अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। अंकिता को ठीक देख व्योम गहरी सांस लेते हुए कहता है, अच्छा है तुम ठीक हो। क्या तुम्हें पता चला कि वो क्या बात कर रहे हैं? व्योम की बात का जवाब देते हुए अंकिता घबराई हुई आवाज में कहती है, वो सब महेश पर वार करने का प्लान कर रहे हैं। मैं ज्यादा सुन नहीं पाई क्योंकि उन्हें मुझ पर शक हो गया था, इसलिए मुझे बस यही पता है कि वो बहुत जल्द अमरगिरी पर हमला करने वाले हैं। अंकिता की बात सुन व्योम हैरान होते हुए कहता है, क्या हमला? ये काफी गलत होगा। अभी अभी महेश एक हमले से बचा है। ऐसे में ये दूसरा वार काफी नुकसानदायक होगा। हमें जल्दी से ये खबर मास्टर अनु को बतानी चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले हमसे तो मिल लो। व्योम को सामने से आवाज सुनाई देती है। व्योम झादियों के पीछे से खड़े होते हुए कहता है, मतलब तुमने हमें ढूंढ ही लिया बरिया। व्योम के साथ उसके बाकी टीममेट्स भी खड़े होते हैं। उन सबको देख सामने खड़े 10 आदमियों में से एक कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम 5 बच्चे हम 10 को हरा दोगे? उस आदमी की बात सुन व्योम बड्डे ही आराम से कहता है, ऐसा मैंने कहा ही नहीं कि हमने तुम्हें हराना है। व्योम ने यह कहा ही था कि तभी सामने खड़े उन आदमियों में से एक कहता है, रोहित, इनका 5वां मेंबर इनके साथ नहीं है। ध्यान से देख, ये बस 4 ही है। ये देखते हुए पहला लिडरिच का, जिसका नाम रोहित था, वो कहता है, इसका मतलब वो खबर देने यहां से चला गया है। हमें कुछ भी कर उसे रोकना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें हम सबको हराना होगा। व्योम अपना खंजर निकलते हुए कहता है। व्योम को देख रोहित कहता है, तुम्हें हराने में मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। इतना कहते ही वो सभी एक साथ वार करते हुए कहते हैं, फायरबॉल। इसी के साथ उन सब के हाथ में आग का गोला था। अगले ही पल वो सब तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी नेहा आगे आती है और कहती है, बैरियर। उसके ऐसा कहते ही एनर्जी का एक बैरियर उनके आगे बनता है और वो फायरबॉल जाकर उससे टकराती है। ये देख व्योम कहता है, बहुत बढ़िया नेहा। लेकिन तभी वो बैरियर टूटता है और वो वॉर सीधा उन चारों पर होता है। चारों एक साथ उछलकर पीछे गिरते हैं। व्योम खड़े होता है और कहता है, ये काफी स्ट्रांग है, हम इन्हें नहीं रोक पाएंगे। मैं ये कहाँ एफ्स किया, मुझे तो कुछ ऐसा करना भी नहीं था। मुझे इतनी मेहनत करना नहीं पसंद, लेकिन अब अपने दोस्तों को भी बचाना पड़ डटेगा। मुझे कुछ तो सोचना होगा। अभी व्योम आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो सभी तेजी से उन सब की तरफ बढ़ाने लगते हैं और उन्हें देख व्योम खड़े होने की एक नाकाम कोशिश करता है, लेकिन फिर हार मान दोबारा जमीन पर बैठते हुए कहता है, कई बार लाइफ में जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट काटना बड़ी डिछता है। शायद यही हम सब का अंत है। मुझे उम्मीद है कि सचिन अब तक काफी दूर चला गया होगा। ये सब कहते हुए व्योम सामने से आते उन सब योद्धाओं को देखता है। कौन करने वाला है महेश पर हमला? अर्णव रागिनी की बात सुन कहता है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है वहां कोई दो टीम आपस में लड़ी डिच रही होंगी। अगर ऐसा हुआ तो जितने वाली टीम कमजोर हो चुकी होगी और इस चीज का फायदा उठा, हम उनसे सक्रोल ले लेंगे। क्या तुम सब मेरे प्लान से सहमत हो? कुछ सोचते हुए टीम 8 के सभी मेंबर्स इसके लिए हाँ कर देते हैं। छुपते छुपाते वो सब वहां पहुंचते हैं। ये उन्हें 10 लोगों के होने का एहसास हुआ था। वो सब एक पेडडेज के पीछे से सामने देखते हैं। सच में 10 लोग खड़े थे और वो सब दो अलग अलग टीम के थे। उनमें से एक टीम थराक्ष की थी। थराक्ष सामने वाली टीम की तरफ देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहता है, तुम मुझे अपना वो स्क्रॉल दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। थराक्ष की बात सुन सामने खड्डेडिया लंबा लड्डेडिक्का अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अगर मैं ना दूं तो फिर। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी वो खुद को बेलों में लिपटा पाता है। अगले ही पल वो बेल उसे पूरी तरह से जगते डेडेच लेती है और कुछ ही पल में वो वहीं मर जाता है। उसके मरते ही धराक्ष उसकी टीम के बाकी मेंबर्स की तरफ कातिल निगाहों देखता है। खुद को ऐसा घूरता पाकर वो सभी योद्धा डौ जाते हैं। वो जल्दी से अपना स्क्रॉल धराक्ष को देते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। धराक्ष उस स्क्रॉल को लेता है और वहां से चले जाता है। वहीं टीम 8 अपने सामने के इस मंजर को देख हैरान थे। अर्णव डर का एक घूंट अंदर भरता है और कहता है, हमें 5 दिन तक कुछ भी हो जाए लेकिन इस टीम के सामने नहीं आना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी मौत पक्की है। वहीं दूसरी तरफ टीम 20 व्योम अपनी टीम के साथ जंगल में बैठा हुआ था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन
वो झादियों से बाहर देखता है। बाहर थोड़ी दूर दो टीम्स खड़ी हुई थी। उन टीम्स को देख व्योम खुद से कहता है, ये टीम्स आपस में इतनी शांति से बात क्यों कर रही हैं? ये टीम्स ओपोनेंट हैं। मुझे कुछ गड्ढेबद्दी लग रही है। मुझे पता लगाना होगा। कुछ सोचते हुए वो अंकिता को अपने पास बुलाता है। हाँ कहो व्योम, कुछ काम है तुम्हें? घुटनों पर चलते हुए अंकिता व्योम के पास आते हुए कहती है। उसके जवाब मैं व्योम कहता है, हाँ अंकिता, मुझे तुम्हारे सोल ट्रांसफर स्किल की ज़रूरत है। वो देखो सामने, वो दो टीम्स कब से आपस में कुछ बात कर रही है। तुम उस पीछे खड़े मेंबर में अपनी सोल को ट्रांसफ़र करो और जानने की कोशिश करो कि वो सब क्या बात कर रहे हैं। व्योम की बात सुन अंकित ऐसा ही करती है। सामने उस लडीडी डेचके की तरफ देखते हुए कहती है, सोल ट्रांसफ़र। इसी के साथ वो ज़मीन पर गिर जाती है। वहीं उसकी सोल सामने खड़े उस आदमी में चले जाती है। अंकिता उन सब की बातें सुनने लगती है। सबसे आगे खड्डा एक 20 साल का लडिचका जो कि एक टीम का लीडर लग रहा था, वो कहता है, इस वार के तुरंत बाद हमें महेश पर हमला करना है, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तभी सामने का डिडीडा एक लड्डेच का कहता है, जरा धीरे से बोलो, आजकल तो पेड़ भी सुन लेते हैं। ऐसे में अगर किसी को पता चल गया तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। हम किसी को पता चलने नहीं दे सकते अपना प्लान, क्यों सही कहा ना अजय? अजय उसकी का नाम था जिसमें अंकिता ने अपनी सोल ट्रांसफर की। अजय को जवाब ना देता देख वो लडी डेज का अजय से दोबारा कहता है, अजय, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इस बार अंकिता को समझ आ जाता है कि वो आदमी उससे बात कर रहा है। उसका जवाब देते हुए अंकिता थोड़ा आहिस्ता सा रिएक्शन देते हुए कहती है, हाँ, हाँ सही कहा तुमने। अजय के अजीब व्यवहार को देख उस लड़ढेचके को कुछ अजीब लगता है। वो गुस्से में कहता है, कुछ तो अजीब है। अगले ही पल वो अपना खंजर निकाल अजय के सिर पर मारता है, लेकिन वो वार अजय को लग पाता उससे पहले ही अंकिता उसकी बॉडी से निकल अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। अंकिता को ठीक देख व्योम गहरी सांस लेते हुए कहता है, अच्छा है तुम ठीक हो। क्या तुम्हें पता चला कि वो क्या बात कर रहे हैं? व्योम की बात का जवाब देते हुए अंकिता घबराई हुई आवाज में कहती है, वो सब महेश पर वार करने का प्लान कर रहे हैं। मैं ज्यादा सुन नहीं पाई क्योंकि उन्हें मुझ पर शक हो गया था। इसलिए मुझे बस यही पता है कि वो बहुत जल्द अमरगिरी पर हमला करने वाले हैं। अंकिता की बात सुन व्योम हैरान होते हुए कहता है, क्या हमला? ये काफी गलत होगा। अभी आप अभी महेश एक हमले से बचा है। ऐसे में ये दूसरा वार काफी नुकसानदायक होगा। हमें जल्दी से ये खबर मास्टर अनु को बतानी चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले हमसे तो मिल लो। व्योम को सामने से आवाज सुनाई देती है। व्योम झादियों के पीछे से खड़े होते हुए कहता है, मतलब तुमने हमें ढूंढ ही लिया बढ़िया। व्योम के साथ उसके बाकी टीममेट्स भी खड़े होते हैं। उन सबको देख सामने खड़े 10 आदमियों में से एक कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम 5 बच्चे हम 10 को हरा दोगे? उस आदमी की बात सुन व्योम बड़े ही आराम से कहता है, ऐसा मैंने कहा ही नहीं कि हमने तुम्हें हराना है। व्योम ने यह कहा ही था कि तभी सामने खड़े उन आदमियों में से एक कहता है, रोहित, इनका 5वां मेंबर इनके साथ नहीं है। ध्यान से देख, ये बस 4 ही है। यह देखते हुए पहला लड्डडिच का, जिसका नाम रोहित था, वो कहता है, इसका मेलब वो खबर देने यहां से चला गया है। हमें कुछ भी कर उसे रोकना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें हम सबको हराना होगा। व्योम अपना खंजर निकलते हुए कहता है। व्योम को देख रोहित कहता है, तुम्हें हराने में मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। इतना कहते ही वो सभी एक साथ वार करते हुए कहते हैं, फायर बॉल। इसी के साथ उन सब के हाथ में आग का गोला था। अगले ही पल वो सब तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी नेहा आगे आती है और कहती है, बैरियर। उसके ऐसा कहते ही एनर्जी का एक बैरियर उनके आगे बनता है और वो फायर बॉल जाकर उससे टकराती है। ये देख व्योम कहता है, बहुत बढ़िया नेहा। लेकिन तभी वो बैरियर टूटता है और वो वॉर सीधा उन चारों पर होता है। चारों एक साथ उछलकर पीछे गिरते हैं। व्योम खड़े होता है और कहता है, ये काफी स्ट्रांग है, हम इन्हें नहीं रोक पाएंगे। मैं ये कहा हफ्स गया, मुझे तो कुछ ऐसा करना भी नहीं था। मुझे इतनी मेहनत करना नहीं पसंद, लेकिन अब अपने दोस्तों को भी बचाना पड़ डरेगा। मुझे कुछ तो सोचना होगा। अभी व्योम आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो सभी तेजी से उन सब की तरफ बढ़ाने लगते हैं और उन्हें देख व्योम खड़े होने की एक नाकाम कोशिश करता है, लेकिन फिर हार मान दोबारा जमीन पर बैठते हुए कहता है,
कई बार लाइफ में जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट काटना पर डिडीएचता है। शायद यही हम सबका अंत है। मुझे उम्मीद है कि सचिन अब तक काफी दूर चला गया होगा। ये सब कहते हुए व्योम सामने से आते उन सब योद्धाओं को देखता है। महेश के खिलाफ साजिश तभी सामने से आते रोहित के हाथ में पकद्धा खंजर से कुछ आकर टकराता है और उसका वो खंजर उसके हाथ से छूट जाता है। तभी वहां टीम 8 पहुंचती है। वहीं अर्णव व्योम के सामने खड़े होकर कहता है, तुम ठीक तो हो? अर्णव की बात सुन व्योम खड़े होते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से। वहीं टीम 8 के बाकी मेंबर्स भी वहां आते हैं और एक एक कर टीम 20 दोबारा से खड़े होती है। वहीं अर्णव टीम 8 और 20 को देखते हुए कहता है, क्या कहते हो, मिलकर वार करें? अर्णव की बात सुन व्योम और बाकी सब हाँ में सिर हिला देते हैं। वहीं अर्णव तेजी से आगे बढ़ता है और अगले ही पल कुछ थ्रोइंग स्टार्स निकाल सामने से आ रहे आदमी की तरफ फेंकता है। वो आदमी बचने के लिए ऊपर उछलता है, लेकिन तभी एक खंजर उस आदमी को आकर लगता है और वो जमीन पर गिरने लगता है। तभी बिना समय गवाए अर्णव रखा हैंड साइन बनाकर कहता है, फायर बॉल। इतना कहते ही उसके हाथ में एक फायर बॉल आ गई थी। अगले ही पल वो गिरते हुए उस आदमी पर उससे वार करता है और उसके इस वार से वो आदमी दूर पीछे जा गिरता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपने हाथ में फिरर बॉल लिए रागिनी की तरफ आ रहा था। रागिनी कुछ देर शांति से खड़े रहती है और अगले ही पल वो खुद को उस वॉर सर बचती है और उस आदमी की बाजू में कुछ जगह वार करती है। इसी के साथ उस आदमी की वो फायर बॉल गायब हो जाती है। वो आदमी हैरानी से रागिनी की तरफ देखते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया? उस आदमी की बात सुन रागिनी अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ कहती है, मैंने तुम्हारा मणिपुर चक्र ब्लॉक कर दिया है। अब तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगले ही पल रागिनी एक खंजर से उस आदमी पर वार करती है, लेकिन वो आदमी खुद को उस वार से बचा लेता है। लेकिन तभी रागिनी जमीन पर अपने हाथ से खुद को बैलेंस करती है और फिर दोबारा उस आदमी पर खंजर से वार करती है। कुछ ही देर में उनमें से 8 आदमी मर चुके थे और वहीं टीम 8 और 20 पूरी तरह से थक चुकी थी। वहीं अर्णव हिम्मत कर रोहित पर वार करता है, लेकिन रोहित काफी आसानी से अर्णव के वार से खुद को बचा लेता है और पलटकर अर्णव पर अपने खंजर से वार करता है। अर्णव के पास इस वार से बचने का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो वार अर्णव को लग पाता उससे पहले ही वहां एक आवाज सुनाई देती है, शैडो पोजेसेशन। यह आवाज व्योम की थी। व्योम के ऐसा कहते ही व्योम की शैडो आगे बढ़ाती है और रोहित की शैडो मैं समा जाती है। इसी के साथ रोहित अपनी जगह पर ही थम जाता है। वो अपनी जगह नहीं हिल पा रहा था। ये सब देख अर्णव हैरान था। वो व्योम की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत बढ़िया व्योम, तुमने मुझे बचा लिया। वहीं व्योम गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, जल्दी उसे मारो, मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है, मैं उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। व्योम की बात सुन अर्णव जल्दी से मुद्दे देता है और अपने खंजर से रोहित के गले पर वार करता है। वार लगते ही रोहित के गले से खून बहता है। तभी व्योम अपनी शैडो पोजिशन को हटाता है। इसी के साथ रोहित जमीन पर गिरता है और मार जाता है। वो जैसे ही जमीन पर गिरता है तो उसकी जेब से एक स्क्रॉल बाहर आता है और अर्णव उस स्क्रॉल को ले लेता है। वहीं एक दूसरे आदमी का स्क्रोल लेकर व्योम को देता है और फिर वहीं जमीन पर लेटते हुए कहता है, आज तो बाल बाल बचे। लेकिन तभी वहां पर सचिन आता है। सचिन के साथ अनु कुछ योद्धा के साथ वहां आई गई थी। अनु सामने उन योद्धा की तरफ देखते हुए कहती है, ये सब लैंड ऑन एफ आइस के योद्धा है। और फिर ये कहते हुए वो उन सबके पास जाती है। वहीं व्योम अनु से कहता है, मास्टर, ये सब महेश पर किसी हमले की साजिश कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता इनके साथ और कौन है। व्योम की बैट सुन अनु कहती है, तुम्हें इन्हें जिंदा रखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने बढ़िया काम किया। अब तुम लोग यहां से आगे बढ़ो, इन्हें मैं देख लूंगी। लेकिन हाँ, रखा बात, इनकी खबर बाकी पार्टिसिपेंट्स को मत देना। मैं नहीं चाहती कि एग्जाम में इसका कोई फर्क पड़ी है। माई चीफ को खुद इस बारे मैं बता दूंगी। ये कहकर वो अपने साथ आए कुछ योद्धाओं को इशारा करती है और इशारा मिलते ही वो योद्धा आगे आकर उन सभी बॉडीज को उठाते हैं और अनु के साथ वहां से चले जाते हैं। एक पूरा दिन आराम करने के बाद टीम 8 और टीम 20 अगर बढ़ने का तय करते हैं। वयों दोनों टीम्स की तरफ देखते हुए कहता है, आज चौथा दिन है। अब तक कुछ टीम्स इस एग्जाम को पूरा भी कर चुकी होंगी। हमें वो स्क्रॉल मिल चुके हैं, तो हमें भी अब हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ना चाहिए। व्योम की बात सुन
अर्णव हाँ में सिर हिलाता है और वो सब वहां से अगर बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम 9 भी आगे बढ़ रही थी। मोहन बागी सब की तरफ देखते हुए कहता है, आज चौथा दिन है और अब तक हमें कोई भी सक्रोल नहीं मिला है, और हमें पता भी नहीं है कि कितने टीम्स इस एग्जाम को पार कर चुकी है। हम जितनी देर करेंगे हमें उतनी ही प्रॉब्लम होगी। हम नहीं जानते कि बची हुई टीम्स के पास कौन सा सक्रोल है। ऐसे में हमें और देर ना कर उन सक्रोल को तलाशना होगा। ये कहकर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। कई घंटों की तलाश के बाद उनके सामने एक टीम आती है। उसे देखते हुए मोहन कहता है, तुम अपना स्क्रॉल हमें शांति से दे सकते हो। वहीं मोहन की बात सुन सामने वाली टीम मई से एक LDDTH का कहता है, अच्छा, तो हम लैंड ऑन एफ वाटर से इसलिए तो यहाँ आए हैं कि तुम्हें वो सक्रोल दे दें। अगले ही पल वो लड्डी डीडर का गुस्से में कहता है, हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। लेकिन उससे पहले ये जान लेना कि मैंने इससे पहले 3 टीमों का सफाया कर दिया है, लेकिन मुझे वो स्क्रॉल नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। इसलिए पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास अर्थ स्क्रॉल है या कोई और। उस लड्डे डचके की बैट सुन टीम 9 के चेहरे पर डौ नजर आने लगा था। साक्षी घबराते हुए कहती है, इन्होंने पहले ही 3 टीम्स खत्म कर दी हैं। अगर इन्हें पता चला कि हमारे पास अर्थ स्क्रॉल है तो यह हमें भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा होगा कि मैं इन्हें मना कर दूं। ये सोचते हुए साक्षी कुछ कहने लगती है, लेकिन तभी अर्जुन बीच में कहता है, हाँ, हमारे पास अर्थ स्क्रोल है, लेकिन वो तुम्हें मिलने नहीं वाला, बल्कि तुम हमें वो हेवन स्क्रोल देने वाले हो। अर्जुन की बात सुन साक्षी के चेहरे पर घबराहट और बरहात जाती है। वो लगभग रोते हुए खुद से कहती है, ये क्या? अर्जुन की वजह से हम सबको मरना पड़ डरेगा। अर्जुन की दूसरी श्रेणी की स्प्रिट साक्षी की बात को काटते हुए मोहन कहता है, ऐसा नहीं है। अर्जुन बिल्कुल सही कर रहा है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है कि हम किसी कमजोर टीम की तलाश करें। हमें इनसे ही लड़डी अचना होगा। इसलिए टीम 9 असेंबल। मोहन के इतना कहते ही टीम 9 एक एरो हेड फॉर्मेशन बनाकर खड़े हो गई थी, जिसमें सबसे आगे अर्जुन और उसके लेफ्ट और राइट साइड में समीर और मोहन थे, और वहीं उनसे से थर्डी साइड और पीछे अवंतिका और साक्षी खड़े थे। वहीं अर्जुन ने अपने फाइटिंग स्टांस माए खड़ रखा था। मोहन अपना खंजर निकाल अपनी आंखें सामने टीम पर गड्ढाए हुए थे। समीर भी अपने खंजर हाथ में पकड़े तैयार था, और वहीं अवंतिका और साक्षी अपने हाथ में कुछ थ्रोइंग स्टार्स पकड़कर थोड़ा झुक कर खड़े थे। वहीं सामने की टीम भी कुछ इसी तरह के फॉर्मेशन में थी। वहां सुबह का समय था, लेकिन फिर भी वहां जंगल के अंदर ज्यादा रोशनी नहीं थी। हल्के अंधेरे के बीच दोनों टीम्स एक दूसरे पर नजरें गड्ढाई खड़ी हुई थी। माहौल काफी टेंस था। तभी टीम 9 तेजी से उस टीम की तरफ बढ़ती है। भागते हुए अर्जुन मन ही मन कहता है, मुझे उन्हें हराकर सक्रोल पाना ही होगा। मोहन आगे बढ़ते हुए मन ही मन कहता है, ये वार नहीं कर रहे, इनका कुछ और प्लान है, मुझे थोड़ा सतर्क रहना होगा। वहीं समीर, हम इस समय थके नहीं हैं, ऐसे में हमें एडवांटेज मिल सकता है। साक्षी अवंतिका की तरफ देखते हुए कहती है, हमें उन्हें बैकअप देना है, तो उसके लिए हम यही से वार कर ओपोनेंट का ध्यान भटकाते हैं। इतना कहते ही साक्षी कुछ थ्रोइंग स्टार्स ओपोनेंट टीम की तरफ फेंकती है, और अवंतिका भी कुछ ऐसा ही करती है। वहीं तभी सामने वाली टीम के मेंबर अपन खंजर निकाल सब्जी थ्रोइंग स्टार्स पर वार कर उन्हें हटा देते हैं, और अगले ही पल वो अपने खंजर से उन तीनों के वार को रोकते हैं। मेटल से मेटल टकराने की आवाज उस जंगल में सुनाई देती है। तभी अर्जुन का ओपोनेंट एक कुक अर्जुन के चेहरे पर मरने लगता है, लेकिन अर्जुन अपने दोनों हाथ आगे बदद्दा उस किक को रोकता है, और इसी के साथ हवा में कुछ कदम पीछे कूद कर अपना हाथ आगे करता है और कहता है, अब इससे बचो। उसके इतना कहते ही कई सारी नीडल्स उस लड्डे डेचके की तरफ जाने लगती हैं। उन नीडल्स को आता देख वो कहता है, ये तो काफी स्लो है। वो अपने खंजर को तेजी से घुमाता है और उन सब नीडल्स को अपने सामने से हटा देता है। इसके तुरंत बाद वो सामने देखता है, और तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी उसके चेहरे पर एक लात आकर लगती है, और वो दूर पीछे जा गिरता है। अर्जुन जमीन पर आते हुए कहता है, तुम तो काफी स्लो थे। वहीं दूसरी तरफ मोहन, जिसने अपनी स्प्रिट हॉक को बुला लिया था, और अब उस सामने से हो रहे सभी मूव्स स्लो दिखने लगे थे। वो सामने से आते पंच को बड़े ही आसानी से रोकता है, और अपने हाथ से उस आदमी को आगे खींचता है।
तभी वो एक पंच उसके चेहरे पर मारता है। इसी के साथ वो लडे डैच का दूर पीछे जा गिरता है। वहीं समीर एक लड डिडकी से लड डेच रहा है। वो लड डिडकी काफी फास्ट थी। वो समीर पर एक के बाद एक थ्रोइंग स्टार से वॉर कर रही थी, और समीर अपनी चीता की स्प्रिट का इस्तेमाल कर काफी तेजी से एक पेडर डीएच से दूसरे पेड डीएच पर जा उन वॉर से बच रहा था। वहीं अवंतिका और साक्षी बचे हुए दो ओपोनेंट पर ध्यान रख रहे थे, जो उनकी तरह ही बैकअप देने के लिए थे। अर्जुन अपने ओपोनेंट की तरफ देखता है, जो कि जमीन से खड़े होने लगा था। वो लेडर्जी खड़े होता है और गुस्से में कहता है, अब तू नहीं बचने वाला। इतना कहते ही वो लड्डे का एक स्प्रिट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस लड्डे की स्प्रिट एक जैगुआर स्प्रिट थी, और उसकी स्प्रिट के आते ही नजर आने लगा था कि वो दूसरी श्रेणी की स्प्रिट है। उसे देखिए हुए टीम 9 के चेहरे पर डर नजर आने लगा था। अवंतिका उस लडेडी डेचके की तरफ देखते हुए कहता है, यह नहीं हो सकता। वो लडेचका तो दूसरी श्रेणी की स्प्रिट को कंट्रोल कर सकता है। अगर हमने उसे जल्दी हो रोका तो हम हार जाएंगे। अवंतिका की बात सुन मोहन कहता है, नहीं होगा। सब एक साथ उस पर फायर बॉल से वार करो, और मैं और अर्जुन तुम्हें फायर कवर से प्रोटेक्ट करेंगे। समझे तुम सब? यह हमारे लिए एक बड़ा खतरा होने वाला है, तो पहले इसे ही खत्म करते हैं। तो तैयार हो तुम सब? तो सब द फायर बॉल फॉर्म करो। मोहन की बात सुन सभी माने पर चक्र फर्स्ट स्टेज फायरबॉल फॉर्म करते हैं और उन सब की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं तभी अर्जुन और मोहन मणिपुर चक्र सेकंड स्टेज फायर कवर का इस्तेमाल आकर आगे बढ़ते हैं और उन तीनों को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए अर्जुन कहता है, मोहन काफी अच्छा सोचता है। फायर कवर बेशक ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो एक डिफेंस के तौर और इस्तेमाल होगा, और इससे हमारी टीम को वार करने का मौका मिलेगा। अर्जुन यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे सामने से एक आवाज सुनाई देती है, एक्वा जेट। ये सुनते ही मोहन हैरानी से सामने देखते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता। एक्वा जेट स्वादिष्ट न चक्र थर्ड स्टेज स्किल है, ये इसे कैसे आ सकती? इससे पहले कि मोहन आगे कुछ बोल पाता, आगे से पानी का एक तेज शॉट सीधा उनकी तरफ आता है, और उन्हें लगता है। इस बार के लगते ही वो सब जंगल में पीछे जा गिरते हैं। उनके टकराने से कई पेड़ टूटकर गिर गए थे, और वहीं वो सब अकफी जख्मी हो गए थे। मोहन खड़े होते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था कि यह थर्ड स्टेज स्किल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सच में काफी स्ट्रांग है, मुझे पता होना चाहिए था। अब हम कुछ नहीं कर सकते। फायर कवर वैसे भी अकफी एनर्जी का इस्तेमाल करती है। वो वहीं फायर टाइप स्किल्स में काफी एनर्जी लगती है, और 3 दिन से इस जंगल से घूमने पर वैसे भी हमारी एनर्जी काफी काम हो गई है। ऐसे में हम ज्यादा नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन हार तो नहीं मान सकता। इतना सोचते ही मोहन जल्दी कुछ हैंड साइन बना अपना हाथ जमीन पर मारता है। उसके ऐसा करते ही जमीन से कई सारी रॉकर हवा में उछलती है और सामने जाती है। लेकिन वो रॉक्स उस जैगुआर बने लडेडेचके को लग पाती उससे पहले बाकी 4 मेंबर्स भी खुद को अपनी स्प्रिट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। पहले लडेडचके की स्प्रिट एक पेड़ था, दूसरे की एक कैट, और तीसरी लडेडचके की स्प्रिट एक फॉक्स, और चौथे की बेयर। हालांकि उनकी स्प्रिट सिर्फ पहले स्टेज की ही थी। वो सभी सामने आते हैं और मोहन की उन रॉक्स को रोक लेते हैं। इसी के साथ वो सब तेजी से मोहन की तरफ भराने लगते हैं। वहीं अब तक बाकी सब भी उठ गए थे। साक्षी की पूरी बॉडी के आसपास एक ब्लू एनर्जी आती है। अगले ही पल वो एक पंच जमीन पर मारती है, और उसके ऐसा करते काफी आगे तक की जमीन फट जाती है। लेकिन उसके ऐसा करते ही वो सभी ओपोनेंट सामने से हट जाते हैं और खुद को ससक्सी के वार से बचा लेते हैं। वहीं समीर जल्दी से वाटर वेव का इस्तेमाल करते हैं, और उसके जवाब माय वो अपोनेट हुर्रिकेन से देते हैं। वहीं एक के बाद एक वॉर करते जाने से टीम 9 की शक्ति खत्म हो रही थी, और वहीं उनके ओपोनेंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ी डीडीएच रहा था। उसके भी बजाय वो 2 श्रेणी की स्पिरिट वाला लडीडीएच का तो अब तक कुछ कर ही नहीं रहा था। वो तो बस खदीदीदा उनके थकने का इंतजार आकर रहा था। कुछ ही देर में दोनों टीम्स के मेंबर्स की शक्ति खत्म हो गई थी। मोहन गहरी सांसें लेते हुए कहता है, अब मेरे चक्र की शक्ति खत्म हो गई है। अब मैं ही कोई स्किल और हमारे ही अपनी इलुविजन कस इस्तेमाल कर सकता हूँ। वहीं बाकी सब भी यही कहते हैं। वहीं दूसरी टीम का एक लडेडेज का कहता है, रमन, हमने अपना काम पूरा किया, बाकी अब तुम्हें संभालना है। जाओ और इन 5 को खत्म कर दो। उस लडेडेजके की बात सुन
वो दूसरी श्रेणी की स्प्रिट में बदला लडडेका तेजी से टीम 9 की तरफ बढ़ते हुए कहता है, जिसको याद करना है कर लो, अब तुम सब मरने वाले हो। लेकिन तभी अर्जुन उन सब के सामने आते हुए कहता है, इतनी जल्दी तो नहीं, अभी मैं हूं। इतना कहते ही अर्जुन अपनी लायन स्प्रिट में बदल जाता है। अर्जुन की लायन स्प्रिट को देखते हुए अवंतिका हैरान होते हुए कहती है, अर्जुन की स्प्रिट काफी स्ट्रांग है, फिलहाल तो यह दूसरी श्रेणी की है, लेकिन इसकी शक्ति महसूस कर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द यह तीसरी श्रेणी में पहुंचने वाली है। अवंतिका की बात सुन साक्षी हैरानी से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन ने सेकंड स्टेज स्पिरिट को कंट्रोल कर लिया। अर्जुन और रोहन का मुकाबला अर्जुन लायन स्पिरिट में बदले हुए ही तेजी से उस लड्डिचके की तरफ पराच रहा था। अर्जुन रफ्तार करीब 45 मीटर प्रति सेकंड हो गई थी। कुछ ही मिलीसेकंड्स में अर्जुन उस लड्डिचके रोहन के ठीक सामने था। अर्जुन एक पंच से रोहन पर वार करता है, लेकिन तभी रोहन एक कदम पीछे हट दोनों हाथ क्रॉस में मोड़ता है और अर्जुन के पंच को रोक लेता है। लेकिन अर्जुन के इस वार से रोहन कई कदम पीछे तक खिदकी गया था। अर्जुन की ताकत देख साक्षी कहती है, इतना लड़दचने के बाद भी अर्जुन में इतनी एक्ट बची है कि वो अपनी स्पिरिट को कंट्रोल कर पा रहा है। मुझे यकीन नहीं होता। वहीं मोहन अर्जुन को देख खुद से कहता है, मुझे तुमसे मुकाबला कर तुम्हें हराना है अर्जुन। वहीं सामने रोहन खुद को संभालता है और अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए अर्जुन कहता है, बेशक तुम्हारी स्पिरिट मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मां जानता हूं कि तुम्हारा कोई भी चक्र तीसरे स्टेज पर नहीं होगा। यह कहते ही रोहन सक्रियल चक्र यानी स्वादिष्टन चक्र का एक हैंड साइन बनाकर कहता है, एक्वा जेट। और उसके ऐसा कहते हो एक पानी का जेट अर्जुन की तरफ परतता है। उस वार को देख अर्जुन जल्दी से एक तरफ कूदता है और हवा में ही कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो शक्ति भी 10 साल में मिली थी। अगर फिर भी मैं विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पहले स्थान पर आ सकता हूं तो स्टेज 3 से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही पल अर्जुन अपने पहले चक्र रुट चक्र पर ध्यान करता है और फिर सीधा रोहन के कंधों पर उतरता है। रोहन और बाकी सब अर्जुन के इस मूव से हैरान थे। अगले ही पल अर्जुन रोहन के सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, अर्थक्वेक। तभी रोहन को अपना सिर तेजी से हिलता हुआ महसूस होता है और इसी के साथ वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन अर्जुन इस पर ध्यान न देते हुए एक फायरबॉल फॉर्म करता है और फिर दोबारा रोहन के सिर पर एक वार करता है। तभी वहां एक धमाका होता है और अर्जुन कूदकर पीछे आ जाता है। सामने हर तरफ धुआं फैल गया था। कुछ पल बाद वो धुआं हटता है और सामने रोहन जमीन पर पडडा नजर आता है। रोहन वहां पर मर चुका था। रोहन को मरता पाकर उसके टीम के बाकी मेंबर काफी घबरा जाते हैं। वो जल्दी से हेवन सक्रोल निकाल उनके सामने रखते हुए कहते हैं, हमें छोड़े डेज दो, हम ये सक्रोल तुम्हें देते हैं। अर्जुन उस सक्रोल को लेता है और उन सबको जाने देता है। वो स्क्रॉल अपने टीम के बाकी मेंबर्स को दिखाते हुए कहता है, देखो मुझे सक्रोल मिल गया। वहीं अर्जुन को ऐसे खुशी में उछलते देख मोहन कहता है, पता नहीं ये इतनी एनर्जी लाता कहां से है। कोई कह सकता है कि ये अभी एक स्प्रिट में बदला था और लडीडी रहा था। वहीं बाकी सब मोहन की बात सुन कहते हैं, ये काफी अजीब है, पर जो भी हो इसके साथ रहने का मजा अलग ही है। ये सब कहते हुए एक स्माइल के साथ सब अर्जुन को देख रहे थे। अर्जुन उन सब के पास आता है और भोला सा चेहरा बनाते हुए कहता है, तुम सब मुझे देख ऐसा खुश क्यों हो रहे हो? अर्जुन की बात सुन अवंतिका कहती है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। अब हमें यह स्क्रॉल मिल गया है तो हमें थेडी आराम कर आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी आज का दिन लगभग खत्म हो गया है। इसके बाद हमारे पास बस एक दिन ही बचेगा और अभी भी हमें 15 किलोमीटर और चलना है। अवंतिका की बात सबको सही लग रही थी, इसलिए थोड़ी देर आराम कर आगे चल पट्टी डेट ही थे। एक दिन बाद टीम 9 उस हेडक्वार्टर में एंटर करती है। हेडक्वार्टर में पहुंचते ही टीम 9 देखती है वहां पहले से ही 5 टीम आ चुकी थी। टीम 9 को देखते ही वहां खडीडियाचा एक योद्धा कहता है, शायद यही आज की आखिरी टीम है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई टीम आने वाली है। अब आखिरी 1 घंटा ही बचा है। 1 घंटे बाद 1 घंटे होने पर भी कोई और टीम नहीं आई थी। ये सब देख एग्जामिनर योद्धाओं में से एक योद्धा कहता है, तो इस बार 30 योद्धा आखिरी राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है।
हम इतने योद्धा आखिरी राउंड के लिए नहीं लेंगे। इन सब में से कुछ योद्धा ही आखिरी राउंड में जाएंगे। इसके लिए हमने डिसाइड किया है कि हम एक लास्ट राउंड से पहले एक मुकाबला कराएंगे, जिससे हमें पता चले कि कौन आखिरी राउंड में जाने वाला है। तो तुम सब आओ मेरे साथ बैटल रूम में। ये कहकर वो आदमी वहां से एक तरफ चला जाता है। वहीं बाकी बच्चे पार्टिसिपेंट्स भी उनकर पीछे जाने लगते हैं। कैसी है टीम 9? टीम 9 को अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन सब एक साथ पीछे मुड़ते हैं और पाते हैं कि उनके पीछे सिद्धार्थ खड़ा हुआ है। सिद्धार्थ को देख वो सब एक साथ कहते हैं, हम ठीक है मास्टर। वैसे ये राउंड आप भी देखेंगे? उन सब की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, हाँ जरूर, मैं भी देखना चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट किस काबिल हैं। तो चलो इंतजार किसका है। ये कहकर सिद्धार्थ उन सब के साथ आगे जाने लगता है। जाते हुए ही सिद्धार्थ अपनी टीम से कहता है, वैसे आखिरी माए या जो पार्टिसिपेंट्स बच्चे हैं ये काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं। तो ऐसे तुम कुरो को ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम सब सही सलामत रहो। सिद्धार्थ की बात सुन टीम 9 हामा सिर हिला देती है। तभी सामने से बरुसलीली की टीम टीम 9 के सामने खड़े हो गई थी। बरुसली को देखते हुए अर्जुन कहता है, चोमू तुम्हारी टीम भी यहाँ आ गई है। अर्जुन की बात सुन बरुसली गुस्से में कहता है, चलो तुम मुझे बुला सकते हो इस नाम से, आखिर तुम भी यहां तक आ चुके हो। वैसे मैं तुमसे मुकाबला करना चाहूंगा अर्जुन। बरुसली की बात सुन अर्जुन कहता है, मैं भी तुमसे मुकाबला करना चाहता हूं छोमू। वहीं दूसरी तरफ बरुसली का मास्टर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहता है, सिद्धार्थ, तो ये तुम्हारी टीम है तो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह कमजोर होगी। मेरी इस स्ट्रांग टीम कूल गाइस की पो आत हाई मृडास के सामने तो ये टिक भी नहीं पाएगी। उस आदमी की बात सुन सिद्धार्थ थोड़ी देर शांत रहता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने कुछ कहा? कूल गाय? वो मेरा ध्यान नहीं था। सिद्धार्थ की बात सुन कूल गाय चिल्लाते हुए कहता है, सिद्धार्थ, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। मुझे इग्नोर कर मेरे सामने कूल बनते हो। मेरा नाम कूल गाय है, तुम्हारा नहीं। मना कि तुम हमेशा सर मुझसे हर चीज मैं अच्छे हो, लेकिन अब मेरी टीम तुम्हारी टीम से अच्छा करके मेरा बदला लेगी। कूल गाय की बात सुन सिद्धार्थ बड्डे ही शांति से कहता है, वैसे मुकाबले से पहले हमें कुछ कहना नहीं चाहिए। वैसे भी कुछ देर मैं मुकाबला शुरू हो जाएगा और फिर सब हमारे सामने होगा। मोहन वर्सेस अमन। सभी पार्टिसिपेंट्स अपने मास्टर के साथ उस मैदान के चारों तरफ खड़े हो गए थे। तभी सामने लगी एक स्क्रीन पर दो पार्टिसिपेंट्स का नाम आता है जिनका मुकाबला होने वाला था। मोहन वर्सेस अमन। अमन जो कि धराक्ष की टीम का मेंबर है। एक वॉरियर की तरह कपट डीडी को पहने अमन मैदान में खड़े होता है। वहीं उसके ठीक सामने मोहन खड़े होता है और शांति से अमन की तरफ देखता है। मोहन को देख अमन ताना मारते हुए कहता है, मोहन, तुम्हारे बारे मैं काफी सुना है। तुम्हारे पास वो इलुविजन आंखें हैं, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है। मैं आज बची हुई ये आखिरी आंख के हकदार को भी खत्म करने वाला हूं। अमन की बात सुन मोहन अपने जबड़े कसते हुए कहता है, तुम बस बातें ही करोगे या फिर लड़ोगे भी? अगर तुम्हें पहला वार नहीं करना तो मैं ही करता हूं। यह कहते हुए मोहन तेजी से अमन की तरफ जाने लगता है। अपने हाथ में अपने खंजर को पकड़े और अपने चेहरे पर गुस्सा लिए आगे बढ़ते हुए मोहन गुस्से में खुद से कहता है, अमन, मेरे क्लैन और मेरे बारे में बुरा बोलने के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। अगले ही पल एक फायर एनर्जी बहते हुए उसके खंजर में आती है और तभी वो उस खंजर से अमन पर वार करता है। मोहन के वार को अपने खंजर से रोकते हुए अमन कहता है, यह नॉर्मल सा वार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी उसका वो खंजर दो टुकड़ों में टूट जाता है और मोहन का फायर में लिपटा वो खंजर अमन की तरफ परह जाता है। हवा में उछल और घूमते हुए अमन पीछे आता है और खड़े होते हुए कहता है, बच गया। मैंने तुम्हें ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था, लेकिन अब यह गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। इतना कहते ही अमन एक हैंड साइन बनाता है और तभी उसके दोनों हाथों में फायर आ जाती है और फिर वो आगे बरैच एक के बाद एक पंच मोहन को मारता है। लेकिन मोहन भी हटते हुए बस उन पंच से बच रहा था। वहीं इसके साथ उसने अपनी स्प्रिट हॉक और अपनी स्पेशल आंखें इलुविजन को एक्टिवेट कर लिया था। इलुविजन की मदद से वो अमन की छोटी से छोटी मूव्स को भी देख पा रहा था और उसके मूव्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा था।
वहीं उसकी हॉक स्पिरिट से उसे सभी मूव्स स्लो नजर आ रहे थे और उसकी स्ट्राइकिंग स्पीड भी बारह गई थी। तभी एक पंच मोहन के चेहरे की तरफ आता है और मोहन उस पंच को अपने हाथ से रोकता है और फिर अमन को हाथ से पकड़ डियच पीछे फेंकता है। अमन अपना हाथ जमीन पर लगा हवा में कूदता है और तभी एक हैंड साइन बनाकर कहता है, हुर्रिकेन। और तभी एक जोरदार हुर्रिकेन वहां आता है और इससे मोहन की आंखें बंद हो जाती हैं और उसे कुछ नजर नहीं आता। मोहन अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहता है, यह हुर्रिकेन मेरी विजन को इफेक्ट कर रहा है। मुझे अमन को अपनी नजरों से नहीं जाने देना चाहिए। वो उस तेज तूफान में अपनी आंखें खोलता है और तभी उसे अमन अपने ठीक सामने नजर आता है। इससे पहले कि मोहन कुछ कर पाता, अमन एक किक उसके चेहरे पर मारता है और अमन की किक से मोहन हवा में उछल जाता है। मोहन को किक लगता देख साक्षी बाहर से चिल्लाते हुए कहती है, मोहन। नहीं। वहीं अमन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो मुठिया बिंचते हुए कहता है, मुझे लगा था कि किक उसे लग गई है, लेकिन आखिरी मोमेंट माँ उसने कूद कर मेरी किक लगने से खुद को बचा लिया। ये अब देख कूल गाय सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हारी टीम का ये मेंबर मोहन अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूं ये मेरी टीम को नहीं हरा पाएगा। मेरी टीम इससे काफी स्ट्रांग है। समझे तुम सिद्धार्थ? पहले ही की तरह सिद्धार्थ थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, तुमने कुछ कहा कूल गाय? दोबारा अपनी बात को ऐसे इग्नोर होता देख कूल गाय गुस्सर मैं चिल्लाते हुए कहता है, तुम फिर से कूल बन गए सिद्धार्थ। मैं तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ मोहन अमन के वार से बच पीछे जमीन पर आता है और कहता है, तुम काफी स्लोए हो अमन, अभी तुम्हें और मेहनत करनी है। तो तुम अब समझे, ये है मेरे इल्यूविजन की पावर। मैंने आखिरी मोमेंट में तुम्हारे मूव को पड़ी डीडेच लिया था और सही स्टेप लेकर मैंने खुद को बचा लिया। मोहन की बात सुन अमन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ देता, तुम बस हारने ही वाले हो। यह कहकर अमन हवा में ऊपर उछलता है और मोहन पर वार करने आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन भी अपना खंजर निकाल हवा में उछलता है। हवा में ही मोहन को कुछ अजीब एहसास होता है। उसे लगता है कि जैसे उसका कर्स मार्क उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगा है। यह देखते हुए वो खुद से कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे? वहीं ये सब देख सिद्धार्थ परेशान होते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। यह कर्स मार्क अभी एक्टिवेट नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मोहन मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और अगर यह मार्क पूरी बॉडी में फैला तो शायद मोहन अपने पर से कंट्रोल खो देगा। यह कहकर सिद्धार्थ मोहन की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो मोहन की तरफ देखता है। सामने मोहन अपनी शक्ति से उस कर्स मार्क को फैलने से रोक रहा था। वो मन ही मन कहता है, नहीं, मैं अभी इस कर्स मार्क को फैलने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, यह कर्स मार्क बाहर नहीं आना चाहिए। यह सोचते हुए मोहन अपनी पूरी शक्ति से कर्स मार्क को रोकता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। अगले ही पल वो कर्स मार्क वापस उसके नैक पर आकर रुक जाता है। इसकी के साथ वो आगे बरेज अमन पर खंजर से वार करता है, लेकिन अमन उस वार को रोक लेता है। तभी मोहन बिना कोई समय गवाए अमन के पीछे पहुंचता है और उसे उल्टा कर पकड़ डीडीएच लेता है। मोहन के इस वार को देख परुसली कहता है, ये तो मेरे मूव जैसा है। तभी मोहन अपनी आंखें अमन की आंखों में डालता है और इसी के साथ अमन को नीचे एक गहरी खाई नजर आने लगती है। मोहन अमन को लेकर नीचे पटकता है और जमीन पर सिर टकराने से अमन तुरंत बेहोश हो जाता है। इसी के साथ मोहन इस मुकाबले को जीत लेता है। वहीं डॉक्टर की एक टीम आकर अमन को वहां से ले जाती है। वहीं मोहन जमीन पर गिर बेहोश हो जाता है। सिद्धार्थ जल्दी से मोहन के पास जाता है और उसे उठाते हुए कहता है, यह कर्स मार्क का असर है, मुझे कुछ तो करना होगा। वहीं टीम 9 के बाकी मेंबर्स भी वहां आ गए थे। साक्षी मोहन की तरफ देखते हुए कहती है, मास्टर मोहन को क्या हुआ? वहीं साक्षी की बात का जवाब देते हुए सिद्धार्थ कहता है, कुछ नहीं, तुम फिक्र मस्त करो, मैं इसे कहीं ले जा रहा हूं, कुछ ही दिनों में यह ठीक हो जाएगा। यह कहकर सिद्धार्थ वहां से चले जाता है। तभी वहां स्क्रीन और दूसरा मुकाबला शो होता है, टीना वर्सेस अवंतिका। अवंतिका वर्सेस टीना अवंतिका। और टीना दोनों मैदान में आमने सामने खड़े थे। दोनों अपने चेहरे पर एक मुस्कान ली एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी टीना कहती है, अवंतिका जरा बचकर रहना। मैं पहले ही बता दूं कि मुझे हराना आसान नहीं होगा, तो मुझे हल्के में मत लेना।
टीना की बात सुन अवंतिका कहती है, मुझे एक अच्छा योद्धा बनना है, इसलिए मैं भी यही कहना चाहूंगी, मुझे भी हल्के में मत लेना। इतना कहते ही अवंतिका एक साथ कई सारी थ्रोइंग स्टार्स टीना की तरफ फेंकती है। अपनी तरफ आते थ्रोइंग स्टार्स को देख टीना एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाती है, और तभी वो एक बड़ा सा शuriken अपने हाथ में पकड़कर घुमाती है, और उसके ऐसा करते ही वो सभी स्टार्स यहां वहां बिखर जाते हैं। तभी टीना उस बटीडे से शुरिकेन को घुमाते हुए अवंतिका की तरफ फेंकते हुए कहती है, अब इससे बचकर दिखाओ। वो शुरिकेन तेजी से अवंतिका की तरफ आता है, और तभी अवंतिका अपना खंजर निकाल उस शुरिकेन के वार को रोक लेती है। हालांकि इस सब से अवंतिका खिसकते हुए पीछे दीवार से लग गई थी। अवंतिका उस शुरिकेन के रुकते ही संभल कर सामने देखती है, लेकिन तभी सामने से एक किक इसकी तरफ आती है। अवंतिका अपने हाथ को क्रॉस पोजीशन में ही रख उस किक से बचती है, और अगली ही पल वो कहती है, वाटर वेव। तभी वहां पानी की एक बड़ी सी वेव आती है। उस वेव को देख टीना जल्दी से कूद पीछे हट जाती है, और फिर उस वेव से बचने के लिए जमीन पर रोल करते हुए एक तरफ चले जाती है। वो जल्दी से दोबारा खड़े होकर सामने देखती है, तो सामने अवंतिका तेजी से उसी की तरफ आ रही थी। अवंतिका को आता देख टीना तुरंत अपने कुछ थ्रोइंग स्टार निकाल उस पर फेंकती है। सामने से आते थ्रोइंग स्टार्स को देख अवंतिका खुद को उन स्टार्स से बचाते हुए आगे बढ़ती है। तभी टीना एक खंजर से अवंतिका पर वार करती है, लेकिन अवंतिका इसके लिए भी तैयार थी। वो जल्दी से अपने खंजर निकाल उस वार को मोहताज देती है। वो खंजर का वार उसके पास जमीन पर जाकर लगता है। तभी अवंतिका का ध्यान उस खंजर पर जाता है, और उसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड्ढी हो गई थी। इस खंजर पर एक कागज चिपका हुआ था, जिस पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। उन्हें देख अवंतिका कहती है, यह तो पेपर बॉम्ब है। तभी टीना कहती है, ब्लास्ट। और उसके ऐसा कहते ही वो पेपर बॉम्ब ब्लास्ट करता है, लेकिन उसके ब्लास्ट होने से करीब करीब पहले अवंतिका कूद कर एक तरफ आ जाती है। हालांकि उस पेपर बॉम्ब के इम्पैक्ट से अवंतिका काफी जख्मी हो गई थी। वो दोबारा खड़े होती है और हमफते हुए खुद से कहती है, मैं यहां नहीं हारूंगी। और इतना कहते ही वो एक हैंड साइन बनाकर कहती है, हुर्रिकेन। और उसके ऐसा कहते ही वहां एक तेज हुर्रिकेन आता है। उस हुर्रिकेन के चलते ही टीना को सामने नजर आना बैंड हो गया था। टीना आसपास देखते हुए कहती है, मुझे जल्दी कीच करना होगा, इससे पहले अवंतिका मुझ पर कोई वार करे। इतना कहते ही टीना एक हैंड साइन बनाते हुए कहती है, ट्विस्टर। उसके ऐसा कहते ही वहां एक बवंडर आ जाता है। उस बवंडर को देख अवंतिका हैरान होते हुए कहती है, यह तो अनाहत चक्र के स्टेज 3 की स्किल है। वहीं बाहर खड़ा सिद्धार्थ हैरान होते हुए कहता, वहां ये लडी डिडेच की टीना ने अपना एक चक्र का 3rd स्टेज एक्टिव कर लिया है। सिद्धार्थ की बात सुन कूल गाय मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था मेरी टीम का कोई मुकाबला नहीं है, तुम मानते ही कहां हो। तभी वो बवंदर सीधा अवंतिका को आकर लगता है, और अवंतिका पीछे दीवार से टकरा जाती है। अगले ही पल अवंतिका जमीन पर गिरती है, और इसी के साथ वो हार चुकी थी। वहीं अवंतिका को हारता देख अर्जुन और समीर जल्दी से मैदान में जाते हैं और अवंतिका की मदद करने लगते हैं। वहीं साक्षी सिद्धार्थ से कहती है, मास्टर, आप मोहन को कहाँ लेकर गए थे और अब वो कहाँ है। साक्षी की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, तुम फिक्र मत करो, साक्षी मोहन यहां भी है, ठीक है, तुम बस अपने मुकाबले पर ध्यान दो। वहीं डॉक्टर्स की टीम वहां दोबारा आती है और सटीचर पर लेकर अवंतिका को वहां से ले जाते हैं। इसके बाद कुछ मुकाबले और होते हैं, जैसे व्योम वर्स सांची, जिसमें व्योम जीत गया था। वहीं अवनी वर्सेस नेहा, जिसमें दोनों की हार से मैच ड्रा हो गया था और कोई भी आगे नहीं जा पाया था। वहीं सचिन और हार्दिक का मुकाबला भी ड्रा हो चुका था। ऐसे ही कुछ और मुकाबले ड्रा हो जाते हैं, और एक जोरदार मुकाबला जो कि समीर और अर्णव के बीच हुआ, जिसमें लग रहा था कि कोई भी हारने नहीं वाला, लेकिन वहीं समीर के चक्र की शक्ति खत्म होने पर वो हार गया। वहीं टीम 20 का मेंबर सचिन का मुकाबला टीम 8 के पंकज के साथ होता है, जिसमें पंकज की जीत होती है। और वहीं थराक्ष की टीम के रिक्की का मुकाबला टीम 20 के यश के साथ हुआ, जिसमें यश काफी बुरी तरह हार गया। वहीं धराक्ष की टीम की सौम्या का मुकाबला कूल गाय की टीम की हिमानी से हुआ, जिसमें सौम्या जीत गई थी। इस मुकाबले के बाद बस कुछ ही पार्टिसिपेंट्स बचे थे जिनका मुकाबला नहीं हुआ था। उन सब के नाम थे रागिनी,
अर्जुन, साक्षी, ऋषभ, अंकिता, बरुसली, अभय और धराक्ष। ये सब देखते हुए अर्जुन खुद से कहता है, सबका मुकाबला हो रहा है, बस मैं ही इंतजार कर रहा हूं। अर्जुन की बात सुन बरुसली कहता है, मैं भी अपने मुकाबले के लिए बेताब हूं। मेरे से अब और इंतजार नहीं हो रहा। अर्जुन, माँ उम्मीद करता हूं कि मेरा मुकाबला तुमसर हो। मुझे तुमसे लड़ डटेने मैं मजा आएगा। बरुसल्ली की बात सुन अब भी जोश में कहता है, मैं भी तुमसे मुकाबला करना चाहूंगा चोमू। लेकिन तभी बरुसली अर्जुन के पास आता है और धीरे से कहता है, असल मैं चाहता हूं कि मेरा मुकाबला मेरी टीम के अभय से हो। अभय बहुत स्ट्रांग है, वो मेरे से हर चीज अच्छी करता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उसे हरा दूंगा। बरुसली की बात सुन अर्जुन वहीं थोड़े दूर खड़े अभय की तरफ देखता है, जो कि बिना किसी एक्सप्रेशन के मुकाबला देख रहा था। उसे देख वो मन ही मन कहता है, जैसा चोमू कह रहा है उस हिसाब से यह अभय काफी स्ट्रांग है। मैंने चोमू को देखा था, उसने तो मोहन को काफी आसानी से हरा दिया था। ऐसे आई मैं सोच रहा हूं अभय कितना स्ट्रांग होगा। वहीं दूसरी तरफ साक्षी बचे हुए पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए कहती है, मैं उस धराक्ष से मुकाबला नहीं चाहूंगी। और अर्जुन और बरूसली की बातों से लग रहा है कि वो अभय काफी स्ट्रांग है, तो मैं चाहूंगी कि मेरा मुकाबला उससे भी ना हो। मैं अर्जुन और बरूसली के सामने भी कुछ नहीं हूं। अब आगे किस्मत पर ही भरोसा है। सभी इसी तरह की सोच में खोए हुए थे कि तभी स्क्रीन में अगला मुकाबला शो होता है, साक्षी वर्सेस अंकिता। साक्षी का मुकाबला और अर्जुन का ओपोनेंट अपना नाम स्क्रीन में देखकर साक्षी हैरान होते हुए कहती है, मेरा अगला मुकाबला अंकिता से है। वहीं दूसरी तरफ अंकिता साक्षी को देखते हुए कहती है, तो मेरी पुरानी राइवल तैयार हो ना तुम। वहीं अंकिता की बात सुन साक्षी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेट हुए कहती है, कब से? कुछ देर बाद साक्षी और अंकिता आमने सामने खड़े हुए थे। दोनों तेजी से भागते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे पर खंजर से वार करते हैं। तभी दोनों का वार आपसे मैं टकराता है और दोनों पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। तभी साक्षी खुद को संभाल जमीन पर एक जोरदार पंच मारती है और इसी के साथ आसपास की जमीन टूट जाती है। वहीं अंकिता तेजी से कूदकर खुद को बचा लेती है और फिर अपने हाथ से ट्रायंगल बना साक्षी की तरफ देखती है। उसे देख साक्षी कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो जल्दी से अपना खंजर अपनी तरफ बढ़ा देती है। तभी अंकिता कहती है, सोल ट्रांसफर। इसके साथ अंकिता की सोल साक्षी की बॉडी माए चले जाती है। लेकिन तभी साक्षी का वो खंजर साक्षी की थाई में लगता है और ऐसा होते ही साक्षी की बॉडी से अंकिता की सोल बाहर आ जाती है। अंकिता अपना वार खाली जाता देख कहती है, तुम बढ़िया कर रही हो साक्षी, लेकिन मैं तुम्हें जितने हो दूंगी। वहीं अंकिता की बात सुन साक्षी अंकिता से कहती है, मैं भी तुम्हें जितने नहीं दूंगी, मैं तुमसे बेहतर हूं। यह कहकर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ती है और एक दूसरे के चेहरे पर पंच करने लगती है। दोनों लगातार एक साथ एक दूसरे पर वार कर रहे थे। कुछ ही पल में दोनों एक दूसरे को काफी घायल कर देते हैं। इसी के साथ थक कर दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। तभी जज की आवाज आती है, दोनों पार्टिसिपेंट्स के पास एलडीडी तेजने की ताकत नहीं बची, इसलिए यह मुकाबला टाई हुआ। यह सुनते ही अर्जुन और व्योम मैदान में आते हैं और अपनी अपनी टीम मेंबर को वहां से बाहर ले जाते हैं। अर्जुन साक्षी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए साक्षी बस हाँ मैं सिर हिला देती है। तभी वहां सिद्धार्थ आता है और साक्षी से कहता है, तुमने अच्छा मुकाबला किया, अपने राइवल को खुद से जितने नहीं दिया। सिद्धार्थ की बात सुन साक्षी बस कहती है, वैसे मैं जीत नहीं पाई, लेकिन अपने चेहरे पर खुशी लाते हुए कहती है, मैंने उसे भी जितने नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ टीम 20 का मास्टर विकांत अंकिता की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंकिता परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तुमने अच्छा मुकाबला किया, तुम स्ट्रांग हो। मास्टर विकांत की बात सुन अंकिता साक्षी की तरफ देखती है, जो कि पहले से ही उसे देख रही थी। साक्षी को देखते हुए अंकिता अपने ख्यालों में खो गई थी। अंकिता अपने बचपन के समय में आ गई थी, जिस समय वो करीब 5 साल की थी। वो साक्षी के सामने खड़े होते हुए कहती है, मेरी डॉल ज्यादा बढ़िया है। अंकिता की बात सुन साक्षी गुस्से में कहती है, अच्छा, जरा ध्यान से देखो कि किसकी डॉल बढ़िया है।
तुम्हारी डॉल से मेरी ज्यादा बढ़िया है। साक्षी की बात को गलत करते हुए अंकिता कहती है, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि किसकी डॉल बढ़िया है, तो तुम चुप कर जाओ। अंकिता की बात सुन साक्षी गुस्से में कहती है, तुम चुप करो। वहीं साक्षी, तुम चुप करो। अगले ही पल दो गुस्से में मुंह फेरते हुए कहते हैं, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। और फिर दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी अंकिता की डॉल एक पुल से नीचे नदी में गिर जाती है, और उसके गिरते ही अंकिता रोते हुए कहती है, मेरी डॉल। वहीं अंकिता को रोता देख साक्षी अंकिता के पास जाती है और अपनी डॉल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, यह लो, तुम मेरी डॉल रख सकती हो। साक्षी की बात सुन अंकिता रोना बंद कर साक्षी की तरफ देखती है और कहती है, पर साक्षी। लेकिन तभी साक्षी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाते हुए कहती है, तुम रख लो अंकिता, मेरे पास और भी है। अंकिता उस डॉल को लेती है और कहती है थैंक्स साक्षी। उसकी बात सुन साक्षी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहती है, हाँ, लेकिन अब इससे यह मत समझना कि तुम मेरी राइवल नहीं हो। तुम हमेशा मेरी राइवल रहोगी और मैं हमेशा तुमसे कॉम्पीट करूंगी। वहीं साक्षी की बात सुन अंकिता कहती है, तुम भी मत सोचना कि सिर्फ डॉल देने से मैं तुमसे कॉम्पीट करना छोड़ दूंगी। तुम भी हमेशा मेरी राइवल ही रहोगी। यह सब कहते हुए अंकिता अपने ख्यालों से बाहर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ साक्षी को देखकर लग रहा था कि वो भी किसी ख्यालों में खोई हुई है। तभी साक्षी और अंकिता दोनों एक दूसरे की तरफ एक स्माइल अपने चेहरे पर लाती हैं। लेकिन अगले ही पल दोनों उस स्माइल को हटा अपने चेहरे पर सीरियसनेस लाते हैं और फिर अपना चेहरे एक दूसरी तरफ फेर लेती है। वहीं अर्जुन और बरुसली बोर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब तो 6 की पार्टिसिपेंट्स बचे हैं, अब तो लगता है मेरा मुकाबला आने ही वाला है। तभी वहां बोर्ड पर दो लोगों का नाम शो होता है, जिसे देख टीम 9 में एक खुशी की लहर आ गई थी। सामने स्क्रीन पर जो मुकाबला आया था वो था ऋषभ वेविस अर्जुन। ऋषभ की तरफ देखते हुए अर्णव कहता है, तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, तुम्हें तो सबसे आसान ओपोनेंट मिला। मैं तो सोचकर हैरान हूं कि तुम्हारी किस्मत इतनी बढ़िया कैसे हो सकती है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अर्जुन अपने चक्र के इस्तेमाल करने में काफी कमजोर है। जो इंसान अपने चक्र ही ना इस्तेमाल कर पाए वो कैसे लड्डी देगा। इसी के साथ वो साइकिन परीक्षा में आखिरी आया था। मुझे नहीं लगता ऐसे में तुम्हें उसे हराने में कोई प्रॉब्लम होगी। अर्णव की बात सुन ऋषभ कहता है, अर्णव, ये सब मुझे पता है, मैं तो बस अपनी किस्मत देखकर खुश हूं। अब मैं और मेरा दोस्त साइको मिलकर अर्जुन को काफी आसानी से हरा देंगे। ऋषभ अपने कपड़े ढो में रखे अपने छोटे से हाउंड स्पिरिट जिसका नाम साइको को देखते हुए कहता है। उस हाउंड स्पिरिट को देख अर्णव कहता है, यह तुम्हें कहां से मिला ऋषभ। अर्णव की बात सुन ऋषभ कहता है, एग्जाम के दौरान ही मुझे यह जंगल में दिखा और मैंने इसे पाल लिया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन जो यह सब सुन पा रहा था और उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था, वहीं साक्षी को भी इसका एहसास हो गया था। वो अर्जुन के पास जाती है पर कहती है, अर्जुन, तुम फिक्र मत काटो, तुम ही जीतोगे। अब जल्दी जाओ और हर दो उस ऋषभ को। साक्षी की बात सुन अर्जुन हाँ में सिर हिलाता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसे अपने ठीक सामने रागिनी नजर आती है। रागिनी को देख राज कहता है, रागिनी, तुम्हें कुछ कहना है। अर्जुन की बात सुन रागिनी हल्की आवाज में कहती है, अर्जुन, ऋषभ और अर्णव की बात का बुरा मत मानना। मैं जानती हूं तुम जीतोगे, तुमने इसके लिए काफी मेहनत की है। रागिनी की बात सुन अर्जुन अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे वैसे भी इन सब बातों की आदत है, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता है। यह कहकर अर्जुन मैदान की तरफ चल पड़ तेज था। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, अर्जुन और ऋषभ मैदान में आमने सामने खड़े हुए थे। अर्जुन को देखते हुए ऋषभ ताना मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें अभी सलाह देता हूं, मुकाबले से अपना नाम वापस ले लो। मैं नहीं चाहता कि इतने कमजोर ओपोनेंट से लड़ डीडीएच अपना नाम खराब करूं। ऋषभ की बात सुन अर्जुन अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, वैसे तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है कि कहीं मेरे जैसा कमजोर अपोनेंट तुम्हें हरा ना दे। क्यों सही कहा ना मैंने। अर्जुन की यह बात सुन ऋषभ गुस्से में अपने दांत कटकटाते हुए कहता है, अब तुम्हें मार खाने का इतना भूत सवार है तो मैं क्या कर सकता हूं। इतना कहते ही वो अपने स्प्रिट होंड को सामने खड़े करता है और अगले ही पल वो होंड भी ऋषभ कर क्लोन माए बदल जाता है।
उस होंड के ऋषभ मैं बदलते ही अर्जुन कहता है, ये तो चीटिंग है। मुझे एक साथ दो अपोनेंट से लड़ना पड़ेगा। ये वैलिड नहीं है। अर्जुन की बात सुन जज कहता है, ये बिल्कुल वैलिड है। ऋषभ उस स्प्रिट को अपनी ताकत से कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वो इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो अब बिना कुछ आगे कहे मुकाबला शुरू करो। जज की बात सुन ऋषभ और वो हाउंड आपस में जगह एक्सचेंज कर लेफ्ट और राइट साइड भागते हैं। उन्हें भागता देख अर्जुन कहता है, ये क्या? अब इन दोनों मय से असली कौन सा है? वो जल्दी से हवा में उछलता है और अपने रिस्ट माए पहने सलिंग से नीडल्स का वार दोनों तरफ करता है। तभी ऋषभ और वो होंड अपनी जगह रुकते हैं और फिर नीडल्स से बच दोबारा अर्जुन पर लात का वार करते हैं। जैसे ही उन दोनों की लात अर्जुन को लगती है तो अर्जुन काफी जोर से पीछे दीवार से जा टकराता है। टकराने के तुरंत बाद अर्जुन जमीन पर आ गिरता है और वो खून की उलटी करने लगा था। वहीं मैदान से बाहर खड़ी रागिनी मायूस नजरों से अर्जुन को देखते हुए मन ही मन कहती है, नहीं अर्जुन, तुम बहुत जोर से टकराए हो, तुम्हें काफी जोर से लगी होगी। वहीं साक्षी अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, अर्जुन, तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैदान मौ खद्दहा ऋषभ और उसका होंड अर्जुन की तरफ देख उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है यह मुकाबला यही खत्म हो गया। लेकिन तभी उसे सामने से एक आवाज सुनाई देती है, अभी नहीं। यह आवाज अर्जुन की थी। अर्जुन खड़े होता है और ऋषभ की तरफ देखते हुए कहता है, इतनी जल्दी मुकाबला खत्म नहीं होगा। इतना कहते ही अर्जुन एक हैंड साइन बनाता है और तभी अपना हाथ जमीन पर मारता है। इसी के साथ वहां एक तेज भूकंप आता है। उस वार को देख ऋषभ कहता है, अरे यह चक्र का इस्तेमाल कर पा रहा है, लेकिन क्या फायदा, मेरे सामने ये फिर भी नहीं टिक पाएगा। ऋषभ अपने होंड की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तैयार हो? और फिर दोनों अर्जुन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अर्जुन, जो कि भूकंप के वार के बाद आप दोबारा एक हैंड साइन बना अपना हाथ जमीन पर मारता है। तभी वहां कई सारी रॉक्स जमीन से उठती है और ऋषभ और उसके हाउंड की तरफ जाने लगती हैं। ऋषभ और उसका हाउंड खुद को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं और अगले ही पल अर्जुन को चेहरे पर एक पंच करते हैं। उन दोनों का पंच लगते ही अर्जुन हवा में उछल गया था। अगले ही पल ऋषभ अपनी होंड स्प्रिट को एक्टिव करता है और इसी के साथ उसकर नाखून बट्ठे बट्ठे हो गए थे और वो कुछ कुछ एक होंड की तरह नजर आने लगा था। तभी वो और उसका होंड हवा में कूद कर है और एक साथ मिल अर्जुन पर कई सारे स्लैश मारते हैं। उनके इस वार से अर्जुन हवा में काफी ऊपर तक उछल जाता है। ऊपर पहुंचते ही वो दोनों आपस में रोटेशन कर एक जोर से अर्जुन के पैड से टकराकर उसे नीचे जमीन की तरफ ले जाने लगते हैं। अर्जुन को जमीन की तरफ जाता देख रागिनी खुद से कहती है, अर्जुन जल्दी कुछ करो, नहीं तो तुम्हें बहुत चोट लगेगी, प्लीज अर्जुन। वहीं बरूसली अर्जुन को देखते हुए कहता है, अर्जुन भी कुछ कुछ मेरी तरह है। इसे शक्ति तो मिली जो कि काफी देर से, लेकिन ऐसी शक्ति सिर्फ दिल में एक झूठा एहसास जगाती है जो कि एक योद्धा को दुनिया की नजर में मजाक बनाकर रख देती है। लेकिन मैं जानता हूं अर्जुन जरूर कुछ करेगा। वो इस मुकाबले को जीत कर दिखाएगा। अपनी आंखों में एक आग लिए बरूसली अर्जुन के मुकाबले को देख रहा था। वहीं साक्षी अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, मैं अर्जुन की ऐसी हालत नहीं देखने वाली। अगले ही पल ऋषभ अर्जुन को लेकर जमीन पर मारता है और तभी वहां एक धुआं धुआं फैल जाता है। सब देखने के लिए उत्सुक थे कि सामने क्या हुआ। साक्षी अपनी आंखें खोल सामने देखती है। तभी सामने से धुआं हटता है और सामने का मंजर देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वहां सामने मैदान में अर्जुन अपनी लायन स्पिरिट में बदल गया था। वहीं उसने जमीन पर अपने पैर लगा खुद को गिरने से बचा लिया है। इसी के साथ उसने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठा ऋषभ और उसके होंड के वार को भी रोक लिया था। अर्जुन के इस वार को देख ऋषभ हैरानी से अपनी आंखें बट्टी करते हुए कहता है, यह कैसे हो सकता है? अर्जुन मेरे इतने स्ट्रांग मूव को कैसे रोक सकता है? अर्जुन के इस मूव को देख व्योम की आंखें हैरानी से बड्डी हो गई थीं, लेकिन अगले ही पल वो अपनी हैरानी कम करता है और एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहता है, तुम में कुछ तो है अर्जुन। मैदान के आसपास सब खड़े अर्जुन को देख हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इस वार से इतनी आसानी बच जाएगा। उन सब की हैरानी देख रागिनी खुद से कहती है, मुझे तुम पर यकीन है और मैं देख रही हूं कि तुम स्ट्रांग हो गए हो। सब तुम्हें हैरानी से देख रहे हैं, लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं है। ये सब तो मैं बचपन से जानती थी।
ये कहकर रागिनी अपने ख्यालों में खो गई थी। रागिनी उस समय मैं आ गई थी, जिस समय वो 6 साल की थी। 6 साल की रागिनी, जिसने कुछ दिन पहले ही अपनी शक्ति जागृत में थी। वो अपने चक्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए अभ्यास कर रही थी। वहीं जंगल मैं मेहनत करने के बाद भी वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रही थी। साथ ही में वो काफी थक गई थी, इसलिए वो थोड़ा आराम करने की सोचती है। रागिनी जमीन पर बैठ जाती है। अभी उसे बैठे हुए कुछ देर ही हुई थी कि तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है। शोर सुन रागिनी खुद से कहती है, ये आवाज किसकी की है? मुझे जाकर देखना चाहिए। ये कहकर रागिनी वहां से खड़े होती है और यहां से वो आवाज आ रही थी वहां चले जाती है। एक झादियों के पीछे से झांक कर वो सामने देखती है तो पाती है कि सामने 6 साल का अर्जुन अभ्यास कर रहा है। अपने हाथ में खंजर पकड़े वो अपनी आंखें बंद कर उसमें शक्ति डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम हो रही थी। अर्जुन गुस्से में खुद से कहता है, आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरी शक्ति जागृत नहीं हुई, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? क्यों लोग मुझे इस वजह से मुझे इग्नोर करते हैं? यहां तक पिताजी भी मुझे नहीं बुलाते। मैं कुछ भी कर अपनी शक्ति जागृत करूंगा। अर्जुन अपनी आंखें बंद कर दोबारा अपने खंजर में शक्ति डालने की कोशिश कर उसे सामने पेड्डेज पर फेंकता है, लेकिन उस खंजर से खास वार नहीं होता। लेकिन अर्जुन हार न मान दोबारा कोशिश करने लगता है, लेकिन एक के एक बाद एक वार करने पर भी अर्जुन नाकाम हो रहा था। अर्जुन को इतनी मेहनत कर रागिनी काफी हैरान थी। वो अर्जुन के दर्द को समझ पा रही थी। वो जान पा रही थी कि अर्जुन को इग्नोर होकर कैसा लग रहा होगा। वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो ये देखकर हैरान थी कि अर्जुन उस चीज के लिए भी पूरी मेहनत कर रहा है जिसमें उसका जीतना या कुछ हासिल हो पाना नामुमकिन है। वो जानता है कि उसकी शक्ति जागृत नहीं हुई है, लेकिन वो हार मानने के बजाय कोशिश कर रहा है। उसके बाद रागिनी ने हर दिन आकर अर्जुन पर नजर रखना शुरू कर दिया था, तब तक जब तक उसकी फैमिली इस शहर से चली नहीं गई। करीब 6 साल बाद दोबारा रागिनी अर्जुन से मिलती है, वो भी चेतना आश्रम विश्वविद्यालय में। और वहां पहली मुलाकात में दोनों में झगड़ता होता है। हालांकि उस समय रागिनी अर्जुन को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन जैसे ही उसे प्रवेश परीक्षा में पता चला कि यह वही अर्जुन है, तो उसने दोबारा उस पर नजर रखना शुरू कर दी। वो आगे कहती है, तब मैंने पाया कि 10 साल में शक्ति पाने पर भी तुमने हार नहीं मानी और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आज भी उतनी कोशिश ही कर रहे हो। मैं तुम्हारे कभी हार न मानने वाली इस बात से काफी प्रभावित हुई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब तुम्हें इतना पसंद करने लगी। यह कहकर रागिनी अपने ख्यालों से बाहर आ गई थी। वो अर्जुन की तरफ देख आगे कहती है, यह सब तुम्हें देख हैरान हो रहे हैं, लेकिन इन में से कोई नहीं जानता कि तुम्हें यहाँ पहुंचने में कितना समय लगा। कोई आशा ना होने पर भी तुम कोशिश करते रहे और आज यहाँ पहुंचे। सच कहूं अर्जुन, तो मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ अर्जुन। हालांकि रागिनी की यह बात कोई सुन नहीं पाया था, क्योंकि उसने धीमी आवाज में बस खुद से यही कहा था। वहीं दूसरी तरफ साक्षी अर्जुन की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहती है, अर्जुन बहुत बढ़िया, तुम उस ऋषभ को हरा सकते हो।